अब देखो ध्यान दीजिए बेटा, आज जो है ना अपन कंसिडर करेंगे, एक तो हीट इंजन कंसिडर करेंगे है ना, एक रेफ्रिजरेटर कंसिडर करेंगे अपन, और एक कार्नोट साइकिल कंसिडर करेंगे अपन। ठीक है, ये 3-4 चीज़ें हैं जो अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं किसकी, बोलो, एक एक टॉपिक को बढ़िया तरीके से समझना है। इनसे भी क्वेश्चन जो है बहुत आसान आते हैं, इनसे भी क्वेश्चन जो है वो क्या आते हैं, बहुत आसान। वैसे एक बात बताऊं, थर्मोडायनेमिक्स के क्वेश्चन स्टार्टिंग में थोड़ी कठिन लगते हैं, आपको भी पता है, लेकिन जब इसको पूरा एक बार ढंग से पढ़ लोगे ना आप पूरे को, तो इसके क्वेश्चनों में ये है कि ज़्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब कॉन्सेप्ट आधारित क्वेश्चन होता है, जो पढ़ा है वहाँ से ही क्वेश्चन आएगा। बाकी में क्या होता था कि हमें अलग से चीज़ें सोचनी पड़ती थी जो है ही नहीं, मतलब जैसे कि मान लो रोटेशन मोशन में मान लो, जैसे आप मैकेनिक्स के अंदर मान लो, वहाँ अलग से एडिशनल चीज़ें सोचनी पड़ती है, हमें एक्सटर्नल चीज़ें सोचनी पड़ती है कि यार ऐसा होगा तो क्या होगा। मतलब कहीं चीज़ें शॉर्टकट में बात करूँ तो कहीं चीज़ें काल्पनिक होती है उनमें, यहाँ पूरी की पूरी चीज़ें प्रैक्टिकली है। ठीक है ना, मतलब कॉन्सेप्ट अगर आता है तो आपका सोल्व हो जाएगा, और कॉन्सेप्ट में भी है ना आपको 2-3 प्रकार के कॉन्सेप्ट जो है वो एक साथ लगाने को मिल सकते हैं, ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अपन बात कर रहे हैं, बताओ किसकी बेटा, हीट इंजन की। हीट इंजन जो है वो क्या होता है, समझना मेरी बात को ध्यान से बेटा, देखो ध्यान दो सब बच्चे एक्टिव के। हीट इंजन जो वर्क करता है, बोलो क्या करता है बेटा, वर्क करता है। जैसे कि मेरे बात को सुनना, एक पानी की मोटर है, ठीक है, पानी की मोटर क्या करती है बेटा, आपको डीप पे जो टैंक है उससे पानी को लेगी और उस पानी को कहाँ सप्लाई कर देगी, हाइट पे सप्लाई कर देगी। ठीक है ना, यानी कि डीप से वो पानी को क्या कर रही है बेटा, एब्जॉर्ब कर रही है, और हाइट पर क्या कर रही है, वो इमिट कर रही है। तो इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा भाई, वर्क करना पड़ेगा, इसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि जो हीट इंजन होता है ना, इसके पार्ट कितने होते हैं, हीट इंजन के पार्ट कितने होते हैं। तो इसके मेन 3 पार्ट होते हैं बेटा, ध्यान रखना, बोलो कितने पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। ठीक है ना, 3 पार्ट क्या क्या होते हैं, ध्यान रखना। पहला इसके अंदर होता है सोर्स होता है, दूसरा इसके अंदर होता है बेटा सिंक होता है, बोलो क्या होता है, सिंक, और तीसरा होता है वर्किंग सब्सटेंस। बोलो तीसरा क्या होता है बेटा इसमें, वर्किंग सब्सटेंस। बताओ हीट इंजन के कितने पार्ट होते हैं, 3, बताओ कौन कौन से, सोर्स, सिंक और वर्किंग सब्सटेंस। वर्किंग सब्सटेंस एजे हम ले लेते हैं इसको एज गैस, मतलब गैस के रूप में ले लेते हैं, क्योंकि हम अभी क्या पढ़ रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लिक्विड में ना जाके किस में जाते हैं बेटा, गैस के अंदर जाते हैं। तो वर्किंग मटेरियल हमने क्या ले लिया बेटा, गैस ले लिया। ध्यान देना, सोर्स जो है ना इसको हम बोलते हैं, ये होता है हाई टेम्परेचर पे, बोलो किस पे होता है बेटा, हाई टेम्परेचर पे होता है, कौन, सोर्स। और जो सिंक होता है ये क्या होता है बेटा, लो टेम्परेचर पे होता है ना, किस पे होता है, लो टेम्परेचर पे। ठीक है, इसको हम स्ट्रक्चर के माध्यम से समझते हैं तो हीट इंजन बहुत अच्छे तरीके से हमारी समझ में आता है। यहां से हमें एक टॉपिक आता है इफिशियंसी, बताओ क्या आता है, इफिशियंसी, दक्षता कि इफिशियंसी कितनी है। क्योंकि हमें एक बात बताऊं, किसी भी इंजन से जो मतलब है ना वो इफिशियंसी से मतलब है। हम ये चाहते हैं कि गाड़ी में हम जितना का पेट्रोल डलवा रहे हैं, हम ये चाहते हैं कि गाड़ी ज़्यादा से ज़्यादा क्या दे, एवरेज दे, मतलब कि 1 लीटर पेट्रोल में ज़्यादा से ज़्यादा दूरी वो तय करें, ज़्यादा से ज़्यादा दूरी वो चले, वो उसकी क्या हो गई, इफिशियंसी हो गई, वो क्या हो गई उसकी इफिशियंसी। लेकिन एक बात हम जानते हैं कि जितना भारी इंजन होता है उसकी इफिशियंसी कम होती जाती है, जबकि इफिशियंसी क्या होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। लेकिन उसकी इफिशियंसी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। उसके कई सारे कारण होते हैं, उस पर हम ज़्यादा डीप पे स्टडी नहीं करेंगे, क्योंकि हमें थर्मोडायनेमिक्स का हीट इंजन देखना है। किसका देखना है, थर्मोडायनेमिक्स का हीट इंजन देखना है। आप समझो, हम इसमें इफिशियंसी को कंसीडर करेंगे तो इफिशियंसी, पहले तो एक वर्ड जो आया इफिशियंसी होता क्या है उस पर हम बात करेंगे। हम पहले इसको स्ट्रक्चरल समझेंगे कि इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी, क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है ना, सुनो मेरी बात को ध्यान से। देखो इसके अंदर ऐसा होता है कि अगर इसको हम उस प्रकार से डिवाइड करें, ये मैंने यहाँ पे स्ट्रक्चरल बना रहा हूँ, मैं यहाँ पे ले लिया मैंने सोर्स ले लिया से T1 टेम्परेचर। हमेशा सोर्स का टेम्परेचर में क्या मानूंगा, T1, और इसका क्या मानूंगा, T2। एग्जाम में भी अगर आपसे डायरेक्ट T1 और T2 लिखा आता है, इंजन के बारे में बात करता है, तो समझ जाना T1 किसका टेम्परेचर है, सोर्स का है, और T2 किसका टेम्परेचर है, सिंक का है। दूसरा आप इसको ऐसे भी आइडेंटिफाई कर लेना, जो ज़्यादा टेम्परेचर है वो सिंक का, इसका है, किसका, सोर्स का, और जो कम टेम्परेचर है वो किसका है, सिंक का टेम्परेचर है, T2। बोलो बात समझ में आ गई, बोलोगे ठीक है सर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये जो सोर्स है ना इसका टेम्परेचर कितना हो गया, T1 हो गया। यहाँ पर क्या हो गया बेटा, यहाँ पर हो गया हमारे पास में सिंक हो गया। सिंक का मतलब आपको पता होगा, मैं आपको थोड़ा सा सोर्स और सिंक के बारे में जानकारी दे दूँ, है ना बेटा। सोर्स और सिंक 2 ऐसे एलिमेंट हैं, सोर्स से आप कितनी भी हीट ले लो उसके टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं
फर्क नहीं पड़ेगा। क्या बोला मैंने? सोर्स से आप कितनी भी क्या ले लो, हीट ले लो, उसके टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इसी तरीके से सिंक को आप कितनी भी हीट दे दो, उसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन आप ये कहोगे सर आप ये एक बात गलत बोल रहे हो, क्योंकि हमें आपने सिखाया है कि हीट से टेम्परेचर बढ़ता घटता है। बिल्कुल बात सही है, हीट बढ़ेगी तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ेगा, हीट घटेगी तो टेम्परेचर घटेगा। लेकिन हमने सोर्स और सिंक को इस तरीके से देखा है कि ये एक अथाह भंडार है। जैसे कि एक खाली तालाब है, उसके अंदर आप एक बाल्टी पानी डाल दोगे तो बताओ क्या खाली तालाब भर जाएगा क्या? यानी कि उसमें कितनी बाल्टी आप पानी डाल दो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक तरह से खाली तालाब किसका काम कर रहा है? सिंक का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है? सिंक का। ऐसे ही भरे हुए तालाब में से एक गिलास पानी का निकाल लो, तालाब खाली हो जाएगा क्या? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बताओ उसके पानी के लेवल पे कुछ फर्क पड़ेगा क्या? या एक गिलास पानी लिए आप दूसरे दिन न्यूज में आ जाएगी 2 इंच डाउन हो गया तालाब का जो स्तर है, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मतलब एक गिलास पानी ले लो आप, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि कहने का मतलब ये क्या है, अथाह ऊर्जा का भंडार होता है, अथाह एनर्जी का क्या होता है, भंडार होता है। उसमें से अगर थोड़ी सी एनर्जी ले लोगे आप तो उसके टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे ही सिंक के अंदर, सिंक बेटा वैसे तो आपको पता है किचन के अंदर जो हम लगाते हैं उसको सिंक बोलते हैं। तो आपको पता है उसको इस तरीके से, क्योंकि इसका नाम सिंक इसलिए रखा गया कि इसको कितने भी हीट दो इसके कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको पता है सिंक में कितना भी पानी डालो आप, वहाँ पानी इकट्ठा नहीं होगा, वो पानी खत्म हो जाएगा। आगे ना समझे? मतलब सिंक पहले भी खाली था और अभी भी क्या रहेगा, खाली का खाली रहेगा। यानी कि एक बात मुख्य रूप से ध्यान करके चलना आप कि इससे हीट लेंगे या इसको हीट देंगे तो इनके दोनों के टेम्परेचर पे कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। होता क्या है, यहां पे हम लेते हैं वर्किंग मटेरियल। बोलो क्या लेते हैं? वर्किंग मटेरियल। वर्किंग मटेरियल को हम बोल सकते हैं से दैट गैस है ना, वर्किंग मटेरियल बोल दो या वर्किंग सब्सटेंस बोल दो, कुछ भी बोल दो। यहां थर्मोडायनेमिक्स में हम किसका यूज कर रहे हैं? मान लो गैस का यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। अब देखो तुम कहोगे क्या सर ये इंजन बना रहे हो क्या आप? नहीं, मैं इंजन नहीं बना रहा, इसको स्ट्रक्चरल समझा रहा हूँ आपको, इंजन नहीं बना रहा, ठीक है ना। इंजन की बनावट अलग होती है। इंजन बनाऊंगा तो आप कुछ सोचो ना, ये गैस हवा में कैसे तैर रही है यहाँ पे। अगर कंटेनर में भर के रखूंगा तो ये कंटेनर हवा में कैसे तैर जाएगा, ठीक है ना। इसकी फिटिंग विटिंग तो होगी ना कुछ तो इसकी मैकेनिज्म जो है ना वो अलग होती है। इसको हम स्ट्रक्चरल समझ रहे हैं, ग्राफिकल समझ रहे हैं, ताकि वहाँ से हमें बहुत अच्छे से क्या आ जाएगा, ये समझ में आ जाएगा। अब समझना होता क्या है, हम पढ़ रहे हैं, बताओ क्या पढ़ रहे हैं? हीट इंजन पढ़ रहे हैं। बताओ इसके कितने पार्ट होते हैं? 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से पार्ट होते हैं? सोर्स होता है, सिंक होता है और वर्किंग सब्सटेंस होता है। ये हमारे पास में क्या हो गया? सोर्स हो गया। ये हमारे पास में क्या हो गया? सिंक हो गया। और ये क्या हो गया? वर्किंग मटेरियल जो भी है, वर्किंग सब्सटेंस जो भी है वो हो गया, ठीक है। मुख्य बात यहाँ पर जो आपको याद रखनी है या ध्यान रखनी है, वो क्या ध्यान रखनी है? मैंने आपको बताया कि सोर्स से आप कितनी भी हीट ले लो या सिंक को आप कितनी भी हीट दे दो, दोनों के टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ना इसका टेम्परेचर बढ़ेगा ना इसका टेम्परेचर घटेगा। अब होगा क्या, ये वर्किंग मटेरियल क्या है कि हाई टेम्परेचर से हीट लेता है Q1। बोलो कितनी हीट लेता है? Q1 हीट लेता है, ठीक है ना। मतलब एक तरह से Q1 हीट कैसे लेगा? सिंपल सी बात है, हम क्या करेंगे, सोर्स पे इसको वर्किंग मटेरियल को रखेंगे और गर्म करेंगे। अरे जैसे कि मान लो प्रेशर कुकर है, प्रेशर कुकर को मैंने किस पे रख दिया बेटा? सोर्स पे रख दिया। अब बताओ प्रेशर कुकर को क्या, प्रेशर कुकर क्या हो गया? एक तरह से वर्किंग मटेरियल। अरे प्रेशर कुकर क्या हो गया? वर्किंग मटेरियल। अब बताओ वो क्या कर रहा है? सोर्स से क्या ले रहा है? हीट ले रहा है। अरे सोर्स से क्या ले रहा है? हीट ले रहा है। तो सोर्स से हीट लेगा कितनी? Q1। बोलो कितनी हीट लेगा बेटा? Q1 हीट लेगा। ये Q1 हीट लेकर W वर्क करेगा। बोलो कितना वर्क करेगा? W। साइन का विशेष ध्यान रखना आप, साइन सिस्टम का। देखो इसने कितनी हीट ली? Q1। आपको पता है सोर्स से हीट लेगा, इसलिए एरो मैंने इस तरीके से लगाया है। सोर्स से ये हीट ले रहा है और हीट लेने के बाद अब बताओ हीट आ गई इंजन के पास, तो वो कौन सी स्टेज में आ गया? वर्क करने के स्टेज में आ गया। वर्क कैसे होगा? आप अगर इसको इस प्रकार से समझे, जैसे कि मान लो प्रेशर कुकर को हम वर्किंग मटेरियल मान ले। बोलो क्या मान ले? वर्किंग मटेरियल। प्रेशर कुकर हमारे लिए वर्किंग मटेरियल का काम कर रहा है। मतलब उसके अंदर जो भी दाल वगैरह जो भी आप पका रहे हो तो वो किसका काम कर रहा है? वर्किंग मटेरियल का काम कर रहा है। और जो गैस का जो चूल्हा है वो सोर्स का काम कर रहा है। अब आप बताओ कि जो ही उसको हीट मिलेगी, अब हीट मिलेगी तो एक बात बताओ, वर्किंग मटेरियल क्या करेगा? काम करेगा। सर कैसा काम करेगा? आपको पता है जो उसके अंदर पिस्टन लगा हुआ है वो पिस्टन क्या आ जाएगा? ऊपर आ जाएगा। तो उसने क्या किया? उस पिस्टन को ऊपर करने का क्या किया? काम किया। मतलब वो अपने वॉल्यूम को क्या करना चाहता है? एक्सपेंड करना चाहता है अपने वॉल्यूम। अरे यार उसके अंदर क्या हो गया? वॉल्यूम क्या हो गया बेटा? बढ़ गया, क्योंकि उसके अंदर क्या जनरेट हो गई? गैस जनरेट हो गई। अरे दाल से वेपर जनरेट हो गई ना, तो गैस जनरेट हो गई वहाँ पे। अब वो गैस क्या कर रही है? गैस हो रही है तो उसको क्या चाहिए? जगह चाहिए।
अरे वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए, जगह। तो वो क्या कर रही है, पिस्टन पे क्या लगा रही है, प्रेशर लगा रही है। पिस्टन कहाँ जा रहा है, ऊपर। पिस्टन का ऊपर जाना भी तो क्या है, एक प्रकार का वर्क ही तो है। और आपको मैं बताऊं, समस्त गाड़ियां जो है ना, समस्त जो इंजन है ना, उन वो पिस्टन पे ही, पिस्टन थ्योरी पर ही आधारित है। उनमें पिस्टन क्या होता है, जो ही एनर्जी मिलती है प्रेशर की वजह से, पिस्टन कहाँ होता है, ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है। इसी से क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। इसी से क्या होता है, मैकेनिकल वर्क होता है। लेकिन हम डीप में ना जाके यूं समझे कि जब इसने हीट ली Q1 हीट लेने के बाद इसने क्या किया, W वर्क किया। अब एक बात बताओ, सुनना मेरी बात को ध्यान से। आप मेरे को एक बात बताओ, प्रेशर कुकर में जो ही पिस्टन ऊपर हुआ, पिस्टन ऊपर होने को जनरली साधारण भाषा में बोलते हैं, जैसे सीटी का लगना, जो भी है, आप जो भी बोलते हैं अपन लैंग्वेज में जो भी यूज करते हैं। तो एक बात बताओ, प्रेशर कुकर में जो ही पिस्टन ऊपर हुआ, हमने उसको क्या किया, गैस से हटा दिया, सोर्स से हटा दिया। उसने पहले जितनी हीट लेनी थी उतनी हीट ले ली, पिस्टन ऊपर हो गया। पिस्टन ऊपर होते ही क्या होता है, उसका टेम्परेचर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है, पहले जितना आ जाता है। यस और नो? बिल्कुल नो। कहाँ जाता है, हाँ लगा के बता देना, प्रेशर कुकर की सीटी के बाद में नहीं आएगा। इसका मतलब सुनो, वर्किंग तो हो गई, लेकिन अभी भी उसके पास क्या बची हुई है, हीट बची हुई है। फिर जब उसको बाहर रखेंगे, अब एक बात बताओ, जो ही हमने गैस से उतार के रखा, क्या हम कुकर को टच कर सकते हैं? नहीं। गलती भी मत करना, ठीक है ना, प्रयोग भी मत करना। तो इसका मतलब यह है कि सीटी आने के बाद भी, यानी कि पिस्टन ऊपर होने के बाद भी उसका टेम्परेचर पूरा गिरा नहीं, पूरी उसकी हीट जो है, मतलब अभी देखो, क्योंकि आपने एक लो पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन। क्या पढ़ा है, एनर्जी कंजर्वेशन। मतलब कुकर के पास जितनी पहले एनर्जी थी ना, अभी भी उतनी ही रहेगी, लेकिन अभी बढ़ी हुई है। अभी क्या है, बढ़ी हुई है। अरे गर्म कर दिया तो उसकी एनर्जी क्या हो गई, बढ़ गई। अब थोड़ी देर के बाद क्या होगा, कुकर धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। अब मुझे बताओ, वो ठंडा होगा तो उसकी हीट कहाँ जाएगी, सराउंड में जाएगी। अरे यस और नो? तो वो क्या कर रहा है, हीट का क्या कर रहा है, इमिट कर रहा है। इमिट किस में कर रहा है, सराउंड। तो सराउंड को हम एज ए सोर्स भी मान सकते हैं, सराउंड को एज ए सिंक भी मान सकते हैं। सराउंड को क्या मान सकते हैं, एज ए सिंक। अब बताओ क्या होगा, सराउंड का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, नहीं बढ़ेगा ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। अरे एक घर में खाना बन रहा है, ठीक है ना, वहाँ कुकर में खाना बनाया जा रहा है, सर्दी का टाइम है, मॉर्निंग में, ठीक है ना, कोहरा चाह रखा है। तो जो ही वो खाना बनाएंगे, उसको गैस को ठंडा करेंगे, तो क्या पूरे गांव का कोहरा हट जाएगा क्या? अरे नहीं हटेगा ना। मतलब सोर्स के टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़े। इसी प्रकार से सिंक के टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। इस केस में जब कुकर ठंडा हो रहा है, जब कुकर क्या हो रहा है, ठंडा हो रहा है, तो वो अपनी हीट किसको दे रहा है, सराउंड को। इस केस में सराउंड किसका काम कर रहा है, सिंक का काम कर रहा है। इस केस में सराउंड किसका काम कर रहा है, सिंक का। आपसे पर्टिकुलर कोई पूछ ले कि सराउंड बताओ सोर्स है या सिंक है, बस यही गलती कर देते हैं, क्योंकि अभी गुरुजी ने सिंक पढ़ाया है। देखो ना तो सोर्स है, सॉरी सोर्स भी है और सिंक भी है, ये डिपेंड करता है। अब आप एक बात बताऊं, सोर्स का एग्जांपल देता हूं। आप आइस लो, क्या लो, आइस। अब बताओ आइस को सराउंड क्या देगा, हीट देगा। अब बताओ जब आइस को सराउंड हीट दे रहा है, तो सराउंड का टेम्परेचर क्या गिर जाएगा, क्या कम हो जाएगा क्या? सराउंड के टेम्परेचर पे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप आइस लाओ, आइस रखो, आइस जब मेल्ट हो रही है, इसका मतलब आइस को हीट कौन दे रहा है, सराउंड दे रहा है। बोलो यस और नो? अब एक बात बताओ, सराउंड जब हीट दे रहा है, इसका मतलब आइस सराउंड से क्या ले रही है, हीट ले रही है। तो क्या सराउंड का टेम्परेचर कम हो जाएगा, क्या नहीं होगा। सराउंड के टेम्परेचर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अभी सराउंड किसका काम कर रहा है, हीट देने का। प्रेशर कुकर जब गर्म है, चाय गर्म है, चाय ठंडी हो रही है, तो इस वक्त सराउंड क्या काम कर रहा है, हीट लेने का। यानी कि सराउंड हीट दे भी रहा है और हीट ले भी रहा है। यानी सराउंड एजे क्या है, सोर्स भी है, और सराउंड एजे क्या है, सिंक भी है। क्या मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई क्या? ये इस केस में क्या होगा कि जब इसने सोर्स से हीट ली कितनी, Q1, इसने W वर्क कर दिया, ठीक है ना। और ये W वर्क किस पे कर रहा है, सराउंड पे कर रहा है। अरे W वर्क किस पे कर रहा है, बाहर कर रहा है, आउटर कर रहा है, ठीक है ना, बाहर वर्क हो रहा है। बाकी बची हुई हीट को ये क्या करेगा, बोलो बेटा, सिंक को डोनेट कर देगा, ये सिंक को दे देगा बाकी बची हुई हीट को, Q2। अब बताओ पूरा गैस वापस क्या आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। किस में आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन में। देखो क्या हुआ, इसने Q1 हीट ली, बोलो क्या ली, Q1 हीट। Q1 हीट से क्या किया इसने, W वर्क किया, और बची हुई को क्या कर दिया, Q2। हम बाइक चलाते हैं, हमने पेट्रोल डाला, ठीक है ना। अब बाइक के अंदर क्या हुआ, वो पेट्रोल जला, उस पेट्रोल के जलने से बाइक को क्या मिली, हीट मिली। बोलो बाइक के इंजन को क्या मिली, हीट मिली। अब बाइक क्या हुई, चली तो उसने क्या किया, वर्क किया, ये वर्क कर दिया। बाद में उसका इंजन आप देखना, जब बाइक चलाते हैं तो हाथ टच मत कर लेना, वो गर्म रहता है।
जो ही खड़ी करेंगे तो वो क्या रहेगा, धीरे धीरे क्या होगा, ठंडा होगा। यानी कि अब क्या कर रहा है, वो अपनी हीट को क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा है। वो ये वाली हीट है जो डोनेट हो रही है। आगे मेरी बात समझ में। यानी कि आप ये कह सकते हो अगर Q2 जीरो हो जाए, Q2 क्या हो जाए, तो इफिशियंसी 100% हो जाए। Q2 क्या हो जाए, जीरो। अरे मतलब जितनी हीट ली पूरा का पूरा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर वो वर्क में। अभी ली हुई हीट दो जगह कन्वर्ट हो रही है, वर्क में और जो हीट खराब हो रही है। इसको तो एक तरह से अपने वर्क के रेस्पेक्ट में तो इस हीट को क्या मान सकते हैं अपन, खराब हीट मान सकते हैं, वेस्ट हो रही है। तो अरे यार इसको वेस्ट हीट मान सकते हैं क्या। जब एक बार बताओ बाइक का जो इंजन ठंडा हो रहा है तो उससे जो हीट जा रही है, सराउंड ले रहा है, तो वो हीट को क्या मान सकते हैं हम, वेस्ट हीट है वो तो। अरे उसका तो कोई यूज ही नहीं हुआ ना। लेकिन सिंपल सी बात है, इंजन क्या आएगा, इनिशियल पोजीशन में आएगा तो वो गर्म भी नहीं रह सकता, उसको ठंडा होना पड़ेगा। बोलो मेरी बात समझ में आ गई। तो मेरे हिसाब से आपको हीट इंजन पूरा समझ में आ गया होगा। ये इसकी क्या होती है, वर्किंग होती है। चलो यहां से मैथमेटिकल हमें देखना है, यहां से पूछ सकता है तो वो हीट इंजन के पार्ट पूछ सकता है थ्योरेटिकल में, ठीक है ना। ये आपसे डायरेक्ट डायग्राम दे सकता है, चार डायग्राम दे सकता है, बोल सकता है कि यहाँ पे हीट इंजन को कौन सा जो है डायग्राम जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, डायरेक्ट पूछ सकता है आपसे। एरो का विशेष आप ध्यान रखें। अब सुनना यहां पर क्या क्या हो रहा है, यहां पे सुनना। लॉ ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। बताओ लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन से बताओ क्या होगा बेटा। लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाएं अगर यहां पे तो सुनो, ये Q1 हीट कितनी जगह डिवाइड हो रही है, दो जगह। अरे यस और नो, या यूं कर लो कि आने वाले को किस में ले लो आप, अरे आने वाले को किस में ले लो, प्लस में, और जाने वाले को किस में ले लो, माइनस में, और टोटल को क्या कर दो, जीरो। अरे किरचॉफ लॉ की तरह, आने वाले को किस में ले लो, प्लस में, और जाने वाले को किस में ले लो, माइनस में, और टोटल क्या कर दो, जीरो। या यूं कर लो, आने वाला इक्वल टू जाने वाला। अब समझो, देखो एक बात बताओ, अगर मैं मानूं कि जैसे मान लो यहाँ 100 जूल आई, बोलो कितनी हीट आई, 100 जूल हीट आई, तो 100 जूल हीट में से 80 जूल कन्वर्ट हो गई किस में, वर्क में। बोलो किस में कन्वर्ट हो गई, वर्क में। तो बताओ 20 जूल कहाँ गई, सराउंड में चली गई, मतलब सिंक में चली गई। बोलो यस और नो। तो क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, 20 + 80 = 100। अरे लिख सकता हूँ ना। यानी कि मैं ऐसे लिख सकता हूँ Q1 ही कितनी जगह डिवाइड हुआ है बेटा, दो जगह डिवाइड हुआ है। बोलो क्या, W + Q2। बोलो यस और नो। आपसे पूछ ले कि क्या हीट इंजन के अंदर एनर्जी कंजर्वेशन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए यस, बिल्कुल होता है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो बताओ ये वाली बात समझ में आ गई क्या। अब हमारे मेन ज्यादा काम में क्या आता है, हमारे ज्यादा काम में आता है बेटा W। बोलो क्या काम में आता है, W। तो बताओ W का फॉर्मूला यहां से क्या जाएगा, बोलोगे सर Q1 - Q2 आ जाएगा। बोलो W क्या आ जाएगा, Q1 - Q2 आ जाएगा। बोलो ये बात समझ में आ गई क्या यहां से। तो हमारे पास में वर्क कितना आ गया, Q1 - Q2 आ गया। बताओ हीट इंजन में यहां तक क्लियर है। अगर इसके बाद में हम हीट इंजन में निकालना चाहे बेटा इफिशियंसी, क्या निकालना चाहे बेटा, इफिशियंसी। तो जो इफिशियंसी होती है बेटा, इसको हम नीटा से डिनोट करते हैं। बताओ किससे डिनोट करते हैं बेटा, नीटा से। बोलो किससे डिनोट करते हैं, नीटा से डिनोट करते हैं इफिशियंसी को, ठीक है। इफिशियंसी क्या होती है, देखो वर्क डन। बोलो क्या होता है बेटा, वर्क डन, टोटल वर्क डन, और ये होता है हीट। अब बताओ ये हीट कौन सी है। इस हीट के दो नाम लिख सकते हो, या तो एब्जॉर्ब हीट या गिवन हीट, दोनों का मतलब एक ही है। मतलब जो सब्सटेंस है, वर्किंग सब्सटेंस है, वर्किंग मटेरियल है, वो कितनी हीट को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा, या इसको उल्टा बोलो कि उसको हम कितनी हीट देंगे। तो एब्जॉर्ब हीट या गेन हीट बोल सकते हैं इसको। क्या बोल सकते हैं बेटा, गेन हीट बोल दो आप, गेन हीट। कौन करेगा गेन, कौन करेगा, सिंक नहीं, वर्किंग मटेरियल। बताओ यहां पर गेन हीट किसके द्वारा, वर्किंग मटेरियल, है ना, वाई वर्किंग सब्सटेंस, वाई वर्किंग सब्सटेंस। बताओ ये फॉर्मूला याद रह जाएगा बेटा। अब एक बात बताओ, ऊपर क्या आ रहा है, वर्क, नीचे क्या आ रहा है, हीट। जो यूनिट वर्क की है वही किसकी है, हीट की। तो बताओ क्या नीटा जो है वो क्या हो जाएगा बेटा, यूनिट लेस हो जाएगा क्या। बोलो यस और नो। अगर इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 से। बताओ मेरी बात समझ में आ गई। बोलोगे सर बिल्कुल समझ में आ गई, कोई डाउट वाली बात नहीं है। अब सुनो यहां पर आ जाओ आप। तो यहां नीटा विल बी इक्वल टू, अब बताओ वर्किंग कितना हुआ, वर्क कितना हुआ, W, और गेन हीट कितनी है, Q1। देखो आप, अरे यार यहां मैंने क्या लिखा है, गेन हीट बाई वर्किंग सब्सटेंस। तो बताओ वर्किंग सब्सटेंस हीट कितनी ले रहा है, Q1 ले रहा है। अरे हीट कितनी ले रहा है, Q1, कौन, वर्किंग सब्सटेंस। तो यहां तो क्या गया Q1, और ऊपर क्या गया, वर्क। अब वर्क का फॉर्मूला हमने निकाला है, बोलो क्या,
Q1 माइनस Q2। तो प्यारे बच्चों यहाँ क्या कर देंगे, नीटा इक्वल टू बोलो क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1। बोलो यस और नो, आगे मेरी बात समझ में। तो हमारे पास में इसका फॉर्मूला जो निकल के आया वो एक तो क्या आया बेटा W अपॉन Q, एक तो क्या आया W अपॉन Q1, W अपॉन Q1। अब वन लगते हैं, आप समझ जाना ये हीट किसकी है, ये हीट कौन देगा, सोर्स देगा। कहीं Q2 आ जाए तो समझ जाना ये हीट कौन ले रहा है, सिंक ले रहा है या दे रहा है, जो भी है। सर सिंक हीट ले ही सकता है, दे नहीं सकता। रुक जाओ अभी आप जरा थोड़ा सा रुको, बाद में बात करेंगे इसके मैटर पे, पहले इस पे बात कर लो। तो ये नीटा समझ में आ गया। एक ध्यान रखना, हमें पता है कि जो हीट है ना वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, किसके, टेम्परेचर के। तो इसको हम इन फॉर्म ऑफ टेम्परेचर भी लिख सकते हैं, यानी कि नीटा इक्वल टू लिख सकते हैं T1 माइनस T2 अपॉन T1। ऐसे बोलो क्या लिख सकते हैं बेटा, T1 माइनस T2 अपॉन T1। ये चीज भी आप ध्यान रखें, नीटा विल बी इक्वल टू बोलो क्या लिख सकते हैं बेटा, T1 माइनस T2 अपॉन T1। एक रिलेशन और ध्यान रखना आप यहां से, Q1 अपॉन Q2 इक्वल टू हम लिख सकते हैं T1 अपॉन T2। ये रिलेशन ध्यान रखना है जो न्यूमेरिकल में काम में आएंगे। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, बताओ इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होता है, Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई Q1 डिवाइडेड बाई Q1। और इफिशियंसी का क्या होता है, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई T1। और एक फॉर्मूला क्या होता है, Q1 अपॉन Q2 विल बी इक्वल टू T1 अपॉन T2। यहाँ से जो भी आएगा हम उसको सॉल्व कर लेंगे, और ये बाकी आप समझ ही चुके होंगे। बताओ हीट इंजन कंप्लीट है क्या। अब एक काम करते हैं, इसके प्रश्न कैसे आते हैं वो देख लेते हैं अपन, ठीक है ना। चलो इसको कॉपी करो। एक क्वेश्चन ये दे रखा है कि हमारे पास में ना एक कार्नो इंजन है। बताओ क्या दे रखा है, ये कार्नो इंजन। हालांकि हमने कार्नो इंजन अभी पढ़ा नहीं है, इंजन पढ़ा है, लेकिन मैं एक बात बताऊं, इफिशियंसी का जो फॉर्मूला है वो कार्नो इंजन और इंजन दोनों के लिए क्या है बेटा, सेम है, सेम टू सेम है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो हो जाएगा, मतलब आप आंसर कर सकते हो। कार्नो इंजन में भी इफिशियंसी का यही फॉर्मूला लगेगा। हालांकि कार्नो इंजन का स्ट्रक्चरली चीज़ें हम अभी देखेंगे आपके सामने ना। तो ये बोल रहा है एक कार्नो इंजन है जो 400 केल्विन और 800 केल्विन के बीच में वर्क कर रहा है। किस किस के बीच में वर्क कर रहा है, 400 केल्विन और 800 केल्विन। अब मुझे बताओ इसमें T1 कौन सा है, T2 कौन सा है। अब यहाँ सबसे बड़ी हम बताऊँ गलती क्या करते हैं, सर जो पहले दिया हुआ है वो T1 होता है, क्योंकि हम यही मानते हैं। लेकिन मैंने आपको बताया हाई टेम्परेचर क्या है, T1 है, और लो टेम्परेचर क्या है, T2 है। तो हमारे लिए T1 ही हो गया और हमारे लिए T2 ये हो गया। बोलो बच्चों यार ये बात समझ में आई कि नहीं आई। मैंने आपको बोला T1 और T2 को आइडेंटिफिकेशन करना है। जनरली ये हमेशा लो टेम्परेचर पहले देगा, है ना। तो बच्चा क्या करता है, गलती ये करता है, क्योंकि हमारा नियम क्या है, हम फिजिक्स में क्या बोलते हैं, जो पहले दिया है उसको क्या मानते हैं 1, जो बाद में आया है उसको क्या मानते हैं 2। तो वो थोड़ी सी गलती होगी और आपकी माइनस हो ही जाएगी, कोई दिक्कत ही नहीं। अब सुनो, ये बोल रहा है कि जो वर्क है ना वो एक राउंड के अंदर, एक रिवॉल्व के अंदर जो वर्क होता है वो 1200 जूल हो रहा है। वर्क कितना हो रहा है, 1200 जूल हो रहा है। तो ये बोल रहा है आप ये बताओ कि एक राउंड में वर्क कितना हो रहा है, एक राउंड में वर्क हो रहा है 1200। तो एक राउंड में कितनी हीट इंजन को मिलेगी, कितनी हीट इंजन को मिलेगी, यानी कि वर्किंग सब्सटेंस को कितनी हीट मिल रही है। अब मुझे बताओ वर्किंग सब्सटेंस को कितनी हीट मिलेगी, तो वो होती है Q1। बोलो क्या होती है, Q1। यानी कि हमसे क्या पूछ लिया भाई, Q1 पूछ लिया। बोलो क्या पूछ लिया, Q1। बताओ दे क्या क्या दिया, T1 दे दिया, T2 दे दिया, W दे दिया, Q1 दे दिया। बोलो यस और नो। अब मुझे बताओ प्यारे बच्चों, क्या इफिशियंसी का फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या। तो बताओ क्या पढ़ा है, T1 माइनस T2 अपॉन T1। क्या गलत बोला क्या यार मैंने, क्या मैं एफिशिएंसी को ऐसा लिख सकता हूँ क्या, W अपॉन Q1 इक्वल टू T1 माइनस T2 अपॉन T1। बोलो यस और नो बेटा। अब आप इस फॉर्मूले को देखो, इस फॉर्मूले में T1 पता है, T2 पता है, W पता है, क्या पूछना है, Q1 पूछ रहा है, बड़े आराम से निकल जाएगा। बोलो यस और नो। तो बताओ W कितना है बेटा, 1200 और ये Q1 एज इट इज, ठीक है। और ये टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लेना है, ध्यान रखना, पहले भी बताया था, टेम्परेचर ऑलवेज किस में लेना है, केल्विन में लेना है। तो बताओ T1 कितना है बेटा 800 और ये कितना है 400, नीचे क्या आ जाएगा बेटा 400। अरे यस और नो, सॉरी 800, ठीक है। तो बताओ यहाँ क्या आ जाएगा बेटा, हाफ आ जाएगा। अरे क्या आ जाएगा, हाफ। तो बताओ ये कितना आ जाएगा 1200 डिवाइडेड बाई Q1 और इधर क्या आ जाएगा, हाफ आ जाएगा। तो बताओ यहाँ Q1 इक्वल टू हम निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये जूल। ये इतनी हीट ले रहा है भाई साहब, ये क्या ले रहा है, इतनी हीट ले रहा है। अरे यस और नो। अब यहाँ इसने एक चीज पूछी नहीं, बताओ ये तो थोड़ा इजी पूछ लिया। इसको यहाँ पूछना चाहिए था कि सिंक को जो है वो कितनी हीट जा रही है, सिंक को कितनी हीट जा रही है, Q2 निकालना होता अपने को। क्या निकालना होता है, Q2। तो हम यहाँ तक तो आते आते Q1 आ गया, W आ गया,
अब एनर्जी कंजर्वेशन लगा देते, वहाँ से क्या निकल जाता है Q2, क्योंकि हमें पता है यहाँ से एक चीज़ हमें पता है Q1 इक्वल टू क्या होता है W प्लस Q2। अब बताओ हमारे पास में Q1 आई गया, हमारे पास में W आई गया, तो बताओ यहाँ से क्या निकल जाएगा Q2। अगर Q2 भी पूछता तो क्या पूछता बेटा, Q2 भी पूछता तो, लेकिन इसमें नहीं पूछा, इसने सीधा सीधा क्या पूछा है, Q1 पूछा है। बोलो प्यारे बच्चों समझ में आ गई बात। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं, सब बच्चे देखो। ये एग्जाम्पल नंबर कौन सा था बोलोगे कोई, एग्जाम्पल नंबर ये है 67। बोलो कौन सा है, 67। ये एग्जाम्पल नंबर है 68। देखो 68 में क्या है, सब बच्चे ध्यान दो। तो यार 67 लास्ट एग्जाम्पल कौन सा किया था अपन ने, 65 किया था, और ये क्या है 67, यानी कि एक एग्जाम्पल बच गया अपना, 66 बच गया। कोई बात नहीं है, 66 बच गया तो वो क्या है, HW है। सॉल्व करना है ना, नहीं आए तो फिर बताऊंगा ही बताऊंगा, मेरे को तो बताना ही आगे पीछे, ठीक है। हाँ देखो 68 क्या कह रहा है ये, 68 में प्यारे बच्चों ये बोल रहा है कि एक हमारे पास में कार्नो इंजन है, जो एक सोर्स है उसका टेम्परेचर T1 है, एक सिंक है उसका टेम्परेचर T2 है, और इनका टेम्परेचर T1 और T2 दे दिया हमारे को 1500 और 500। यानी कि बोलो बेटा T1 कितना दे रखा है, 1500 दे रखा है, और T2 कितना दे रखा है, 500 दे रखा है। बोलो यस और नो। अब ये बोल रहा है कि अच्छा ठीक है, ये बोल रहा है कि यहाँ पर दो चीज़ें बता रहा है ना। ये बोल रहा है कि T1 1500 है, T2 500 है ना। ये यहाँ पर दो चीज़ें कर रहा है। ये बोल रहा है कि हम इंजन को दो प्रकार से जो है ना, A और B, दो प्रकार से इंजन को हम संचालित कर रहे हैं, दो प्रकार से, ठीक है। एक बार ये बोल रहा है कि सोर्स का टेम्परेचर 100 डिग्री बढ़ा रहे हैं, सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ा रहे हैं 100, और एक बार जो है हम सिंक का टेम्परेचर 100 कम कर रहे हैं। बताओ कौन से इंजन की एफिशिएंसी क्या होगी, ज़्यादा होगी। सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, क्वेश्चन समझो। इसमें बोल रहा है T1 और T2 इतना है। ये बोल रहा है कि एक बार हम ना सोर्स का टेम्परेचर जो है वो 100 डिग्री बढ़ा रहे हैं, सिंक का एज इट इज रख रहे हैं, तो इसका 100 डिग्री बढ़ाएंगे तो बताओ T1 कितना हो गया। अच्छा ये केल्विन में है या डिग्री में है, ये चीज़ में देख लेता हूँ, डिग्री में बेटा। तो इसका 100 बढ़ाएंगे तो ये कितना हो गया बोलो 1600, और T2 कितना हो गया 500। बोलो यस और नो। अरे यार इसने बोला कि सोर्स का टेम्परेचर कितना बढ़ाना है 100, और फिर इफिशियंसी निकालनी है आपको। दूसरे में बोल रहा है कि सिंक का टेम्परेचर 100 कम करना है, सिंक का टेम्परेचर क्या करना है 100 कम करना है। तो बताओ T1 कितना है अपने पास में, बोलोगे साहब 1500 है, और T2 कितना हो गया 400। लेकिन आपको पता है ये किसके अंदर है बेटा, डिग्री सेल्सियस में, तो हम इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बात बताओ, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो T1 कितना जाएगा। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, 273 जो है वो क्या करते हैं बेटा, ऐड करते हैं, तो बोलो क्या हो जाएगा 1873। तो T2 इक्वल टू बोलो कितना हो जाएगा, वही कितना करेंगे 273, तो कितना हो जाएगा 773। बोलो यस और नो। बेटा ये डिग्री सेल्सियस में है, और बताओ नीचे किस में आ गए, ये केल्विन के अंदर आ गए। प्यारे बच्चों समझ में आ गई बात आपको। तो मुझे बताओ ये कितना हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा 1773 है ना केल्विन, और T2 कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 673 केल्विन। बोलो यस और नो। अब एक काम करें, ये बोल रहा है कि बताओ A और B में से कौन से इंजन की इफिशियंसी ज़्यादा होगी। तो सिंपल सी बात है, हम क्या निकाल ले, इफिशियंसी निकाल लें, और जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी बोल देंगे ज़्यादा है। डेटाबेस कोई चीज़ आती है तो वहाँ हमें ज़्यादा कम को बताने में कोई दिक्कत ही नहीं है। वो तो लॉजिकल जब आता है, जहाँ हमें सोचना पड़ता है कि यार कौन सी वैल्यू ज़्यादा हो सकती है, वहाँ बुद्धि का काम आता है। यहाँ बुद्धि का काम नहीं है, यहाँ तो बस गणित का काम है, कैलकुलेशन। बोलो क्या होगा इफिशियंसी का फॉर्मूला, 1 T1 माइनस T2 अपॉन T1। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, 1 माइनस T2 अपॉन T1। अरे क्या लिख सकते हो 1 माइनस T2 अपॉन T1, एक ही बात है, क्योंकि T1 को अलग अलग डिवाइड करोगे तो है ना बेटा। तो इसकी इफिशियंसी तो ये आ गई, बोलो यस और नो। इसकी इफिशियंसी भी सेम फॉर्मूला, T1 माइनस T2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा T1। अब बताओ बेटा वैल्यू पुट कर दो, T1 कितना है बोलो बेटो 1873 माइनस 773, और डिवाइडेड बाई T1 कितना है 1873, और इधर क्या हो जाएगा बेटा, नीटा विल बी इक्वल टू T1 कितना है 773। अरे यस और नो। और T2 बताओ, T2 कितना है बेटा 673, और नीचे T1 बताओ कितना है T1 1773। बोलो यस और नो। अब बताओ बेटा हम क्या कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, और सॉल्व करने के बाद जो भी वैल्यू ज़्यादा आएगी उसको बोल देंगे इसकी एफिशिएंसी क्या है, ज़्यादा है। बताओ दोनों क्वेश्चन समझ में आ गए बेटा, आसान से हैं, कोई डाउट नहीं है, कॉपी करो। तो पढ़ने का तरीका है ना वो थोड़ा ठीक करो। चलो देखो, अब हम जो बात कर रहे हैं हीट इंजन की हम बात कर ली। हीट इंजन के बाद में हम बात करेंगे रेफ्रिजरेटर की। बोलो किसकी बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर की, है ना। रेफ्रिजरेटर की हम बात कर रहे हैं।
रेफ्रिजरेटर प्रेसितक, फ्रिज, हाँ फ्रिज ही है रेफ्रिजरेटर। अब आप समझना रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, इसके अंदर हीट इंजन का थोड़ा सा उल्टा होता है। क्या होता है इसके अंदर, हीट इंजन का क्या होता है बेटा, थोड़ा सा उल्टा होता है ना, ये इन्वर्स चलता है, हीट इंजन का इन्वर्स चलता है। कैसे चलता है सुनना मेरी बात को ध्यान से। एक बात बताओ मेरे को, ठीक है ना, जैसे कि मान लो यहाँ पानी का बर्तन पड़ा हुआ है, एक ट्यूब आपको दे दे, बोले इस पानी को ऊपर लाओ, बताओ क्या करोगे आप उसको ऐसे खींचोगे, अरे पानी को क्या करोगे, खींचोगे। तो इसका मतलब आपको बाहर से क्या करना पड़ रहा है, वर्क करना पड़ रहा है, बाहर से क्या करना पड़ रहा है, वर्क। लेकिन आप एक बात बताओ, लो हाइट के पानी को हाइट पर ला सकते हो क्या आप, अरे डाउन पे पड़े हुए पानी को कहाँ ला सकते हो, हाइट पे ला सकते हो क्या, खींच के। लेकिन इसके लिए क्या करना पड़ा आपको, वर्क करना पड़ा, वर्क करना पड़ा, बस आपका रेफ्रिजरेटर हो गया। सर कैसे, सुनो, रेफ्रिजरेटर के भी 3 ही पार्ट होते हैं सेम। बोलो क्या होता है, सोर्स होता है, बोलो क्या होता है, सिंक होता है, बोलो क्या होता है, वर्किंग मटेरियल होता है, वर्किंग सब्सटेंस होता है। समझना प्यारे बच्चों, ये हमारे पास में वही चीज़ है बेटा, ये क्या हो गया, सोर्स हो गया, ठीक है, से दैट वही T1 टेम्परेचर। एक बात ही ध्यान रखना, बहुत अच्छी बात ये है कि हम टेम्परेचर को चेंज नहीं कर रहे हैं, पहला और बाद के हिसाब से इंजन के अंदर हम पहले और बाद के हिसाब से नहीं चल रहे हैं, हम ये चल रहे हैं जो हाई टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, T1 होगा, जो लो टेम्परेचर होगा वो क्या होगा, T2 होगा। हाई टेम्परेचर से जो हीट होगी वो Q1 होगी और लो टेम्परेचर से हीट होगी वो क्या होगी, Q2 होगी। तो यहाँ पर आप एक बात समझो कि वही सेम, वही वर्किंग मटेरियल, वही क्या है बेटा, ये WS वर्किंग मटेरियल, और वही ये क्या है बेटा, बोलो वही सिंक हो गया। सेम टू सेम सारी चीज़ें, ये T1 पे हैं और ये किस पे है, T2 पे। बताओ क्या मेरी बात समझ में आ गई क्या। आप ये देखो कि ये किस पे बेटा, ये T1 पे है और ये किस पे बेटा, T2 पे है, और ये क्या हो गया बेटा, वर्किंग सब्सटेंस हो गया। बोलो क्या हो गया, वर्किंग सब्सटेंस हो गया। बताओ ये सारी बातें जो है समझ में आ गई होगी आपके। बोलोगे सर बहुत आसानी से समझ में आ गई, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। चलो अब होता क्या है इसके अंदर, इसके अंदर बाहर से वर्क करते हैं अपन, बोलो क्या करते हैं, बाहर से वर्क, ताकि ये लो टेम्परेचर से क्या कर ले, हीट को गेन कर ले। सर ऐसा नहीं हो सकता, लो टेम्परेचर से तो हीट आ ही नहीं सकती, क्योंकि हीट तो कौन देता है, हाई टेम्परेचर। लेकिन मैंने क्या बोला, अभी आपने एक काम करो, ऊपर पानी की टंकी भरी हुई है, नल खोलो, पानी ऑटोमेटिकली आ जाएगा नीचे। लेकिन नीचे जो पानी भरा हुआ है वो उसको ऊपर लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, खींचना पड़ेगा। यानी बाहर से आपको क्या करना पड़ा, वर्क करना पड़ा। लेकिन ये चीज़ संभव हो पाई कि अगर आप बाहर से वर्क कर रहे हो तो लो वाटर को आप कहाँ लेके जा रहे हो, हाई पे, तो मतलब पॉसिबल है। लेकिन बाहर से क्या करना पड़ेगा, देखो बाहर से वर्क किया, बाहर से वर्क किया, लो से आपने वाटर को लिया और कहाँ दे दिया, हाई पे दे दिया। बताओ बात समझ में आई कि नहीं आई। मतलब संभव तो है, संभव तो है, सिंक से हीट को एब्जॉर्ब करना संभव तो है। लेकिन इसके लिए आपको बाहर से क्या करना पड़ेगा, वर्क। पहले वाले में उल्टा हो रहा था, देखो पहले एक चीज बताओ, पहले का बिल्कुल उल्टा, सारे एरो बदल जाएंगे पहले वाले। मैं आपको बताऊं, पहले ये लो, ये हीट Q1, देखो इसने क्या किया, बाहर से W वर्क किया, हीट कितनी एब्जॉर्ब की इसने, Q2। अरे कितनी की, Q2, और Q1 हीट किसको दे दी इसने, हाई टेम्परेचर पे दे दी। किस पे दे दी बेटा, हाई टेम्परेचर पे दे दी। रेफ्रिजरेटर भी तो ऐसे करता है बेटा, बार बार ये साइकिल प्रोसेस होता रहता है। आइस ठंडी कैसी होती है, आइस में से, पानी में से हीट को निकाला जाता है और उस हीट को कहाँ दिया जाता है, सराउंड पे। फिर बार दूसरे चक्कर में वापस और हीट को निकालेंगे, फिर वो हीट कहाँ जाएगी, सराउंड पे। अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। वो वर्क कौन कर रहा है, रेफ्रिजरेटर कर रहा है, और उसी का भारी भरकम बिल जो है हम पे करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी जो उसके अंदर लगती है, वो क्या करता है, वाटर से हीट को क्या करता है, निकालता है, और उस हीट को कहाँ देता है, सराउंड में। फिर निकालेगा, कहाँ देगा, सराउंड में। फिर निकालेगा, फिर कहाँ देगा, सराउंड। अब बताओ बर्फ क्या है, ठंडी, और सराउंड क्या है, गर्म। लेकिन ठंडे से क्या कर रहा है, वो हीट को निकाल रहा है और कहाँ दे रहा है, सराउंड में। ठंडे से वो क्या कर रहा है, हीट को निकाल रहा है और कहाँ दे रहा है, सराउंड में। बोलो बात समझ आ गई कि नहीं आ गई। सबसे खास बात ये है कि इस पूरी स्ट्रक्चर में है ना, हमने ज़्यादा कुछ चेंज नहीं किया। मतलब कि केवल और केवल एरो चेंज हुए, बाकी इसके अलावा कुछ चेंज नहीं हुआ। मतलब हमने T1 इसी का टेम्परेचर माना है, T2 इसी का माना है, W इसी का माना है, सारा सब कुछ इसी का माना है। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो इस पॉइंट पे बात करें, W आ रहा है एरो के हिसाब से, Q2 आ रहा है, Q1 जा रहा है। अरे यस और नो, देखो W आ रहा है, Q2 आ रहा है और Q1 जा रहा है। और पहले वाले में क्या था, पहले वाले में आप ये देखो कि सेम ऐसा था, ये T1 था और ये क्या था, ये T2 था, और ये यहाँ पर वर्किंग मटेरियल था। तो यहाँ से Q1 आ रहा था, W जा रहा था और Q2 जा रहा था। अब इस पॉइंट पे देखो Q1 आ रहा है, अरे Q1 आ रहा है और कौन जा रहा है,
W और Q2, तो आने वाला बराबर जाने वाला। तो कौन था यहाँ पर Q1 इक्वल टू, बोलो क्या था, आने वाला तो Q1 और जाने वाला क्या है, तो जाने वाला है W प्लस Q2। आने वाला क्या है Q1 और जाने वाला कितना है बेटा, W प्लस Q2 है, W प्लस Q2 है, ठीक है। तो Q1 इक्वल टू बोलो क्या होगा, W प्लस Q2 होगा। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये बातें क्लियर है, कोई डाउट वाली बात नहीं है, आगे भी बात समझ में, ठीक है। अब समझना मेरी बात को ध्यान से, यहां पे आप समझना, यहां पे ध्यान देना बेटा, सारी सब कुछ चीजें ध्यान देना। यहां पे जो मैं बात कर रहा हूं आपसे, सेम अब बताओ मैं वैसे एनर्जी कंजर्वेशन यहां पे लगाना चाहूं तो आने वाला क्या है Q2 प्लस W और जाने वाला क्या है Q1। अरे यार गलत बोला क्या यार, तो बोलो यहां पर क्या है, बोलो बेटा Q1 इक्वल टू, बोलो क्या है, बोलो ना यार W प्लस Q2। बताओ ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सर देखो ये भी सेम टू सेम ही हो गया, हाँ बेटा। अरे यार बेटा अभी मैंने इधर क्या समझाया ना, आने जाने माइनस प्लस का चक्कर ये पढ़ने खत्म कर दिया, आने वाला बराबर जाने वाला, माइनस प्लस का चक्कर ही नहीं रख रहे अपन कि आने वाले को माइनस में लेना है या जाने वाले को प्लस में लेना है, वो चक्कर ही वो तो तब रखता है जब टोटल जीरो करें अपन, लेकिन टोटल जीरो हमने ये बोला आने वाला इक्वल टू जाने वाला। और सिंपल सी बात है ना, आप ये देखो ना कंजर्वेशन तो होगा ही ना। अब यहाँ से हीट Q2 आ रही है, ये भी तो W भी तो क्या है एक प्रकार की हीट है, और Q1 क्या हो रही है, जा रही है। अरे यस और नो, तो ये इनिशियल में कब होगा, जितनी इसने हीट ली उतनी हीट क्या कर दे दे वापस। तो टोटल कितनी ली W प्लस Q2 देगा कितनी Q1, तो बोलो Q1 इक्वल टू क्या हो गया W प्लस Q2। तो प्यारे बच्चों मुझे एक बार W का बताओ ना क्या हो जाएगा, Q1 माइनस Q2। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई क्या आप लोगों के, बोलोगे सर समझ में आ गई। और देखो सबसे अच्छी बात जो इंजन के अंदर फॉर्मूले थे वही इसके अंदर आ रहे हैं, तो कन्फ्यूजन नहीं है। बस इसमें इतना सा याद रखना, बाहर से वर्क होता है, देखो यहां तो वर्क बाहर होता है, मतलब सराउंड पे। देखो वर्किंग सब्सटेंस वर्क किस पे करता है, सराउंड पे। यहां सराउंड वर्क किस पे कर रहा है, वर्किंग सब्सटेंस पे। और यहां पर हीट कहां से ली जाती है, हाई टेम्परेचर पे। यहां हीट कहां से ली जा रही है, लो टेम्परेचर पे। यहां हीट कहां दी जा रही है, लो टेम्परेचर पे। यहां हीट कहां दी जा रही है, हाई टेम्परेचर। और हाई टेम्परेचर पे हीट देने के लिए बाहर से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, तभी हाई टेम्परेचर पे हम क्या कर सकते हैं, हीट को दे सकते हैं, अदरवाइज हम हीट को दे नहीं सकते हैं। बताओ प्यारे बच्चों मेरी बात आप लोगों की समझ में आ गई क्या, बोलोगे सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई। अब बताओ W आ गया, लेकिन यहां पर बेटा वही चीज है, इफिशियंसी हम फाइंड नहीं करते। क्या फाइंड नहीं करते हैं, इफिशियंसी। यहां हम बीटा फाइंड करते हैं, इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस कोफिशिएंट या कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस। बोलो क्या बोलते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस, कोफिशिएंट ऑफ। देखो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को किससे डिनोट करेंगे हम, बीटा से। वहां इफिशियंसी फाइंड करते थे, यहां क्या फाइंड करते हैं बेटा, बीटा। बीटा क्या होता है आप समझना, फिर तो आपको पता है। इसमें तो आपने भी प्रश्न भी करें, बिल्कुल सिस्टमेटिक क्वेश्चन होते हैं, बस केवल आपको वैल्यू पुट करनी है। तो बताओ बीटा का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होता है बेटा, सारा हमें नहीं पता, Q2 डिवाइडेड बाई W, ये ध्यान रखना। बोलो बीटा का फॉर्मूला क्या होता है, Q2 डिवाइडेड बाई W। उसका उल्टा है, थोड़ा सोच के देखो, उसमें W ऊपर आता है और गेन हीट कहाँ आती है, नीचे। यहाँ गेन हीट कहाँ आ रही है, ऊपर, और W कहाँ आ रहा है, नीचे। तो Q2 डिवाइडेड बाई क्या आता है, W आता है। बोलो याद रह जाएगा, याद रख लेना यार। उसमें क्या आता है, W डिवाइडेड बाई Q1, यहाँ क्या आता है, Q2 डिवाइडेड बाई W। बोलो आगे ही बात समझ में। अब W की वैल्यू पुट करो बेटा, तो बीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q2, और W की वैल्यू क्या है, Q1 माइनस Q2। बोलो यस और नो। इसको बीटा को आप ऐसे भी लिख सकते हो, बोलो क्या, T2 अपॉन T1 माइनस T2, जैसे उसमें लिखा था आपने। क्या लिख सकते हो बेटा, T2 अपॉन T1 माइनस T2। सेम वही यहां भी Q1 अपॉन Q2 को क्या लिख सकते हो, T1 अपॉन T2। सबसे अच्छी बात है कि NCERT में इनको एज इट इज माना गया है। अब बताओ आपको यहां बड़ा कंफ्यूजन कब हो जाता, जब इनके टेम्परेचर को एक्सचेंज कर देते ना अपन। मतलब पहले अगर उस थ्योरी से काम करते, पहले वाले को 1 मानेंगे और बाद वाले को 2 मानेंगे, तो खतरनाक कॉम्प्लिकेशन हो जाती है इसके अंदर। मतलब आप फॉर्मूले को इजी वे में नहीं लगा सकते। अब यहां हमें बिल्कुल क्लियर है, हमें पता है। अब जैसे ये फॉर्मूला लगाना है, हमें देखने की आवश्यकता नहीं है T1 कौन है, हाई टेम्परेचर, T2 कौन है, लो टेम्परेचर। अरे यस और नो। Q1 किससे रिलेटेड है, सोर्स से, और Q2 किससे रिलेटेड है, सिंक से। बोलो यस और नो। तो आप देखो फॉर्मूले कुछ उसी टाइप से आ रहे हैं। बोलो याद हो जाएगा क्या बेटा। एक फॉर्मूला और ध्यान रखना, फिर ये इंजन हमारा पूरा रेफ्रिजरेटर खत्म ही हो गया। एक और चीज याद रखना बेटा, अगर बीटा और नीटा के अंदर रिलेशन निकालना हो, रिलेशन बिटवीन बीटा एंड नीटा, इसकी डेरिवेशन तो मैं नहीं करवा रहा, जब क्योंकि वही T1 और T2 से यहाँ से ही डेरिवेशन होती है। तो ये रिलेशन जो होता है ना, वो होता है बीटा विल बी इक्वल टू 1 अपॉन नीटा माइनस 1। ये ध्यान रख लेना आप तो डायरेक्ट,
रिलेशन। मतलब आपको इफिशियंसी दे दे और परफॉर्मेंस कोफिशिएंट पूछे तो निकाल सकते हो, परफॉर्मेंस कोफिशिएंट दे दे और इफिशियंसी पूछे तो निकाल सकते हो। बीटा विल बी इक्वल टू क्या होता है 1 नेटा -1। बोलो बात समझ आ गई कि बेटा? ठीक है, एक बार इसको फटाफट कॉपी कर लो जल्दी से आप, है ना। देखो बेटा, अब ध्यान दो, अब हम देख रहे हैं सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बताओ क्या देख रहे हैं? सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो टॉपिक डालो, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अरे यार एक काम करना, टॉपिक तो डालिए कोई बात नहीं है, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट उसके अंदर लिख लेना कि जो इफिशियंसी है ना, चलो फिर मैं कार्नोट साइकिल में लिखवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है आपको ना, कार्नोट साइकिल में लिखवा दूंगा। अरे अभी कार्नोट साइकिल पूरा पढ़ना है, मैं इफिशियंसी भी निकालनी है उसकी पूरी, वही बड़ा है ना, वहाँ लिखवा दूंगा। याद रखना कि सर एक इफिशियंसी से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लिखा हो गया ना कार्नोट साइकिल के अंदर। चलो देखो बेटा, अब एक बात समझो, सेकेंड लॉ हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है, सेकेंड लॉ को हम केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, फिजिक्स के अंदर हमारे सेकेंड लॉ 11th-12th के स्तर पे जो है वो ज़्यादा नहीं है, हालांकि ग्रेजुएशन में इसको हम थोड़ा देखेंगे। देखो सब बच्चे देखना, यहाँ केवल स्टेटमेंट है हमारे, बोलो क्या है? स्टेटमेंट। सेकेंड लॉ में स्टेटमेंट, सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग स्टेटमेंट दिए, लेकिन सब स्टेटमेंट का मीनिंग जो है, उनकी जो व्याख्या है वो एक ही है, अलग अलग स्टेटमेंट दिए। तो देखो पहला जो स्टेटमेंट दिया वो केल्विन और प्लांक ने दिया। बताओ किसने दिया बेटा? केल्विन और प्लांक ने दिया। केल्विन और प्लांक स्टेटमेंट भी अपन इसको बोल देते हैं ना बेटा। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट है वो किसने जारी किया? केल्विन और प्लांक ने जारी किया। देखो क्या बोला उन्होंने क्या बोला? उन्होंने सीधे तौर पे ये बोला, स्टेटमेंट विशेष ध्यान रखना आप, क्योंकि स्टेटमेंट से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन रहता है थोड़ा बहुत बेटा। उन्होंने डायरेक्ट ये बोला कि कोई सा भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई सा भी ऐसा प्रोसेस नहीं है, कोई सा भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो क्या करे, जो हीट है ना, कंप्लीट हीट है, टोटल जो हीट है ना, टोटल हीट, इसको किस में कन्वर्ट कर दें? वर्क में कन्वर्ट कर दें। हम भी जानते हैं ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, बस खत्म। किसका लो? केल्विन और प्लांक का। उन्होंने स्टेटमेंट ये जारी किया कि कोई सा भी ऐसा प्रोसेस नहीं बना है कि पूरी की पूरी हीट को किस में कन्वर्ट कर दें? वर्क में कन्वर्ट कर दें। सिंपल सी बात है, कोई ऐसा ईमानदार इंजन है ही नहीं। जैसे कि वही बात है ना कि घर से आपको 100 रुपये दिए, आप 20 रुपये के मोमोज खा गए और काम करिए 80 रुपये का, तो ठीक है, मतलब ऐसा कोई ईमानदार लड़का बचा ही नहीं जो घर वाले पैसे दे और पूरे के पूरे पैसों का वर्क करके वो आ जाए। तो ये ईमानदारी नहीं बची, बीच में क्या लगेगी? दलाली। ठीक है ना। तो इनडायरेक्टली ये स्टेटमेंट ये बोलता है कि आज जो विश्व में है ना, वो दलाली तो प्रमुख है, बिना दलाली कोई काम नहीं होगा। ठीक है ना। ब्रोकर बने हुए हैं सब, ब्रोकरेज तो लगेगी, दलाली तो लगेगी। तो मैक्सी केल्विन और प्लांक का भावार्थ यही है कि कोई सा भी ऐसा इंजन नहीं बना, कोई सा भी ऐसा प्रोसेस नहीं बना जो सारी की सारी हीट को किस में कन्वर्ट कर दे? वर्क में कन्वर्ट कर दे। यानी कि डायरेक्ट अगर इसका मीन निकाले तो ये ऐसे बोल रहा है कि 100% इफिशियंसी जो है ना वो नहीं हो सकती है, 100% इफिशियंसी नहीं हो सकती है, ये चीज बोल रहा है। 100% ज्यादा हो सकती है। अरे ज्यादा का मतलब जैसे 80% से दो इंजन का कंपेयर करें तो एक की 80 है, दूसरे की क्या हो सकती है? 82 हो सकती है, 82 हो सकती है, बाकी 100% किसी की नहीं हो सकती है। अब सुनना, ये तो गया पहला स्टेटमेंट। ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट जो जारी किया ना वो क्लासियस ने किया। क्लासियस स्टेटमेंट देखो क्या है बेटा, इसने क्या किया? इसने बड़े प्यार से चीज को समझाया कि देखो सुनो, इसने अलग तरीके से चीज को समझाया क्लासियस ने कि पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई इंजन नहीं बना है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। वही बात तो ये कर रहा है, वही भी ये भी किसके लिए मना कर रहा है? प्रोसेस। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। कैसा प्रोसेस? सुनना, जो कि लो टेम्परेचर से, किससे बेटा? लो टेम्परेचर, है ना, कोल्ड बोल दो, कोई बात नहीं, से हॉट बोल दो, या क्या बोल दो, हाई टेम्परेचर बोल दो, कुछ भी बोल दो, कि ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं बना जो स्वतः अपने आप लो टेम्परेचर से हीट को ले ले और हाई टेम्परेचर पे हीट को दे दे। ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बना। बोलोगे सर बेवकूफ़ बना रहे हो, अभी तो आपने रेफ्रिजरेटर बनाया, फिर इसका मतलब रेफ्रिजरेटर तो है, लेकिन उसमें अंतर है। बाहर से क्या करना पड़ा था? उसमें वर्क करना पड़ा था।
ये बोल रहा है अपने आप, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं बना जो अपने आप लो टेम्परेचर से हीट को ले ले और उस हीट को कहाँ दे दे, हाई टेम्परेचर पे। रेफ्रिजरेटर में क्या था कि बाहर से क्या करना पड़ा था, वर्क करना पड़ा था। सिंपल सी बात है। अब एक बात बताओ, जितनी हीट को लेगा और उतनी हीट को ऊपर दे देगा ये, तो वही हो गया ना 100% इफिशियंसी। अरे वो एक ही बात हो गई ना दोनों स्टेटमेंट की, जितनी हीट ये लेगा उतनी हीट दे देगा। मान लो अगर ऐसा होता बाहर से वर्क नहीं करना पड़ता तो होता क्या, जितनी हीट ली उतनी हीट क्या कर दी, दे दी। तो यानी जितनी हीट ली उतना क्या कर दिया, काम कर दिया। अरे यस और नो, यानी इफिशियंसी कितनी हो गई 100%। लेकिन ऐसा नहीं होता। सिंपल सी बात आप ये ध्यान रखना कि क्लासेस के अकॉर्डिंग जो है वो लो टेम्परेचर से हीट को निकालना और हाई टेम्परेचर पे हीट को देना स्वतः पॉसिबल नहीं है, अपने आप पॉसिबल नहीं है, ऑटोमेटिक नहीं है। बाहर से क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। ये किसका स्टेटमेंट है साहब, क्लासियस का स्टेटमेंट है। बोलो क्या ये मेरी बात समझ में आ गई क्या। बस सेकेंड लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए दो स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमारे को बस स्टेटमेंट ध्यान रखना है। डायरेक्ट स्टेटमेंट वो उल्टा भी पूछ लेता है, ये स्टेटमेंट किसका है, ये स्टेटमेंट किसका है। एक और यहाँ एक केमिस्ट्री का टॉपिक बीच में आया हमारे, हालांकि ग्रेजुएशन लेवल पे तो ये बहुत ज़्यादा डीप में हम पढ़ते हैं, यहाँ केवल 11th-12th पे इसकी केवल क्या है, डेफिनेशन वाइज है। एंट्रोपी एक वर्ड आया, क्या आया बेटा, एंट्रोपी। एंट्रोपी ने भी सेकंड जो लॉ है उसको समझाने का क्या किया, प्रयास किया। इनका स्टेटमेंट एक याद रखना है क्योंकि ये भी थ्योरेटिकल पूछ लेते हैं 11th-12th बेस पे जो आता है कि जितने भी प्रोसेस है ना यूनिवर्स में एंट्रोपी कभी घटेगी नहीं। बोलो क्या, जो एंट्रोपी है वो क्या नहीं होगी बेटा, कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। एंट्रोपी कभी भी डिक्रीज नहीं होगी। एंट्रोपी मतलब एक तरह से अव्यवस्था होती है। क्या होती है, अव्यवस्था, ठीक है ना, मतलब व्यवस्थित तरीके से नहीं होना। अब आपको लग रहा है कि जितनी आज व्यवस्था है उतनी आने वाले समय में व्यवस्था रहेगी। अरे अव्यवस्था ही तो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है ना, ठीक है ना। हालांकि ये तो एक इससे कोई लिंक नहीं है, वो तो मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ आपको, ठीक है ना। कंट्री के हिसाब से बता रहा हूँ, कंट्री में अव्यवस्थाएं बढ़ती जा रही है धीरे धीरे, जैसे जैसे पहले व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी थी, ठीक है ना, और अभी व्यवस्थाएं ज़्यादा अच्छी नहीं है, ठीक है। अब मेरी बात को सुनो, एंट्रोपी होती है बेटा अव्यवस्था, लेकिन एंट्रोपी को हम ज़्यादा डीप पे नहीं पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि इस स्तर पे हमारे एंट्रोपी बिल्कुल भी नहीं है। बस इतना सा याद रखना है कि जो सेकंड स्टेटमेंट है इसके अंदर एंट्रोपी डेफिनेशन क्या है, तो आपसे पूछ ले तो एंट्रोपी डेफिनेशन ये है कि कभी भी एंट्रोपी घटेगी नहीं। एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी या कांस्टेंट रहेगी। इसमें एक स्टेटमेंट और लिख लेना, आप लिख लेना बाद में, ठीक है ना। एंट्रोपी किसकी घटेगी किसकी बढ़ेगी, रिवर्सिबल अगर हमारे पास में इंजन है, रिवर्सिबल कौन सा, रिवर्सिबल अगर इंजन है तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी। बोलो क्या बोला मैंने, रिवर्सिबल अगर इंजन है तो उसकी एंट्रोपी क्या रहेगी, रिवर्सिबल इंजन मत बोलो, प्रोसेस बोलो। रिवर्सिबल प्रोसेस है तो उसकी एंट्रोपी कांस्टेंट रहेगी, और इन रिवर्सिबल अगर हमारे पास में क्या है बेटा, इंजन है, तो उसकी एंट्रोपी बढ़ेगी, बाकी एंट्रोपी घटेगी किसी की भी नहीं। तो ये तीन स्टेटमेंट में हमारे क्या हो गया बेटा, सारा का सारा जो सेकंड लॉ है वो क्या हो गया बेटा, क्लियर हो गया, ठीक है ना। ओके।